लड़ाई मुख्यतः, जैसे ध्यान सुनिएगा, अमन हजारी और अतिरेक कुमार में ही। कुशेश्वर स्थान सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और जदयू के बीच में है। यह कहना गलत होगा कि यहां पर कांग्रेस राजद का काम खराब कर रही है। यहां पर सच पूछिए तो कांग्रेस का काम राजद खराब कर रही है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को वॉकओवर मिल सकता है। जब अग्रेसिव वोटिंग हुई है महिलाओं की, जब भी खासतौर पर मिथिलांचल में, तो सरकारें पलटी हैं, विधायक जो एग्जिस्टिंग है वो हारे हैं। हमने ये खास ट्रेंड देखा कि मुसहर महिलाएं बहुत कम निकली हैं वोट करने के लिए। ये आंकड़े, ये डेटा, आज का जो रेजोल्यूशन है, जो मैंडेट शिफ्ट करना है, वो देखकर मुझे लग रहा है कि 80% राजद ने बाजी मार ली है। पूरा यहाँ पे हिम्मत लगा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस तारापुर छोड़कर, क्योंकि तारापुर में जो कैंडिडेट है राजेश मिश्रा, उनको तो दिया हुआ है बस राजद से भिड़ने के लिए, राजद को एहसास कराने के लिए कि हम आपका काम बिगाड़ सकते हैं। असल लड़ाई तो यहाँ कांग्रेस लड़ रही है। और यहाँ एक बात अंतिम में जो बोल रहा हूँ उसको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, और ढेर लोगों को मिर्ची लगेगा, लेकिन ये बात जान लीजिए, हो सकता है हमारी बात गलत हो जाए, हो सकता है हमारा आकलन गलत हो जाए। बड़े बड़े बिहार के विश्लेषक गलत होते हैं और चुपचाप अगला दिन दाल भात खा के पैसों जला लो, तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा आकलन जो है, एक आदमी तो पिछला बार कह दिए थे कि साड़ी पहन के नाचेंगे, और कांग्रेस के मन मस्तिष्क पर यह बात टिकी हुई है कि कुशेश्वर स्थान सीट जीत सकते हैं आराम से। उससे भी बड़ा गेम क्या है? बड़ा गेम यह है कि 2015 में यहाँ 51% वोटिंग हुआ था, 2020 में पिछले चुनाव में 54% वोटिंग हुआ था, और इस बार जानते कितना हुआ है? मात्र 49%। सारे जो कैंडिडेट हैं मुख्य, उनको पिछड़ी जाति से रखा गया है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात जानते क्या है? चिराग पासवान यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। तो नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप लोगों को पंचनामा में। पंचनामा के एग्जिट पोल में 2 जगहों पर बाईपोल हो रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये बाईपोल अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आपके मन में एक शंका है, आखिर भारत लाइव वाले लोग, पंचनामा वाले लोग, डॉक्टर साहब किसको जिता रहे, किसको हरा रहे? देखिए, हमारे हाथ में नहीं है। जो होना है वो डब्बा में पैक हो गया है, और उस ईवीएम में जो पैक हुआ है उसका सम्मान करना पड़ेगा। फिर मत गाना गाइए आप लोग की नहीं ईवीएम हैक कर लिया, रिमोट कंट्रोल से अमित शाह चला दिए तो क्या करिए, वो समय नहीं पड़ना है। इस बार जो कांग्रेस ने चाहा, जो राजद ने चाहा, वैसे ही चुनाव हुआ है। एक वहाँ पे कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव देखने के लिए पदाधिकारी थे उनको भी हटवा दिया गया है, तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। झा जी को भी वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है, और झा जी ही बर्खास्त करवाए हैं, मनोज झा। अब आते सीरियस बात पे। कुशेश्वर स्थान जो सीट है, आपने तारापुर के बारे में सुना, मैंने अपना जो मेरे पास इनपुट्स आई थी उसके आधार पर मैंने बता दिया कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये आंकड़े, ये डेटा, आज का जो रेजोल्यूशन है, जो मैंडेट शिफ्ट करना है, वो देखकर मुझे लग रहा है कि 80% राजद ने बाजी मार ली है। कांग्रेस बहुत असर नहीं कर पाई है तारापुर में। चिराग पासवान फैक्टर बनते बनते रह गए, लेकिन जो भी हो, जदयू को बहुत डैमेज करे ना करे चिराग पासवान जो चाहते हैं वो हो रहा है। तारापुर राजद के झोले में जाते हुए दिख रहा है पूरी तरीके से। अब आते हैं कुशेश्वर स्थान की तरफ, जहां असली पानीपत की लड़ाई मैं बार बार कह रहा हूं। कुशेश्वर स्थान सीट शुरुआत से ही गड़बड़ा गई। इस सीट पर कांग्रेस को लड़ना था। अशोक राम को इस सीट पर पिछली बार जो हार हुई थी वो मात्र 7000 वोट से हुई थी। और ये जो सीट है ना, यहां से शशि भूषण हजारी जो थे वो पुराने कैंडिडेट रहे हैं, वो लड़ते रहे हैं। और खास बात यह है, तो जो जदयू के प्रत्याशी हैं अमन हजारी, ये शशि भूषण हजारी के पुत्र हैं। खास बात यह है कि इनके खिलाफ, यानी जो जदयू का कैंडिडेट है उसके खिलाफ जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है, वो भी वहां से महागठबंधन के समर्थित पिछले साल बार के उम्मीदवार अशोक राम का पुत्र है, यानी अतिरेक कुमार। अब इससे ही बड़ा खेल जानिए, यहां पर राजद ने मुसहर को टिकट दे दिया है। मुसहर जाति से आने वाले प्रत्याशी गणेश भारती को यहां से टिकट दिया गया है, और यहां से चिराग पासवान ने अंजू देवी को टिकट दिया है। माने एक बात जरा समझिएगा, ये बड़ा मजेदार है। सारे जो कैंडिडेट हैं मुख्य, उनको पिछड़ी जाति से रखा गया है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात जानते क्या है? चिराग पासवान यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। चिराग पासवान बहुत मेहनत की यहाँ पे, लेकिन चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अमन हजारी जो हैं, यानी शशि भूषण हजारी जो हैं, वो पारिवारिक रिलेशनशिप है उनका चिराग पासवान से। ऐसी खबरें लगातार आ रही, एग्जैक्ट रिश्ता क्या नहीं पता, लेकिन वहां पे रिश्तेदारी है। और चिराग पासवान उस रिश्तेदारी को माने ना माने, कोई और माने ना माने, लेकिन जनता वहां की जानती है, मानती है।
वो जानते हैं कि ये रामविलास पासवान के ही खानदान के जुड़े हुए लोग हैं। तो आशीर्वाद चिराग को भी मिलेगा तो उधर उनको भी मिलेगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ पशुपति पारस ने भी खूब फील्डिंग की थी। लेकिन उससे भी बड़ा गेम क्या है? बड़ा गेम यह है कि 2015 में यहाँ 51% वोटिंग हुआ था, 2020 में पिछले चुनाव में 54% वोटिंग हुआ था, और इस बार जानते कितना हुआ है? मात्र 49%, यानी आधे से भी कम लोगों ने वोट किया है। इसका कारण आप समझ में आ रहा है आपको? इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो सीट है ये मुसहर बहुल सीट है। यहाँ मुसहर जाति के लोग ज़्यादा हैं, पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। सीट हालांकि मिथिलांचल में आती है। कांग्रेस यहाँ पे मिथिलांचल में एक बार फिर से घुसने को लेकर, मिथिलांचल में अपना गढ़ बनाने को लेकर प्रत्याशी उतार रहा है, और कांग्रेस के मन मस्तिष्क पर यह बात टिकी हुई है कि कुशेश्वर स्थान सीट जीत सकते हैं आराम से। अब इस सीट पे तेजस्वी यादव का लोभ बढ़ गया। तेजस्वी यादव और कांग्रेस में के बीच जो गठबंधन था, इस गठबंधन के नाते तो इस सीट पर कांग्रेस को ही उतरना था। लेकिन तेजस्वी यादव के मन में लोभ कैसे आ गया? इस जगह पर वो चुनाव प्रचार करने, माफ कीजिएगा, एक सभा करने गए थे। उस सभा के दौरान उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है और एनडीए के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा लोगों में ज्यादा है। उन्हें लगा कि उपचुनाव अगर यहाँ होगा और यहाँ पे अगर हम अपना कैंडिडेट दे सकते हैं तो यहाँ जीत की संभावनाएं ज्यादा है। आज भी राजद का पलड़ा भारी है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स राजद के खिलाफ चले गए हैं। आप उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक पिछड़ा समाज है उसमें महिलाएं बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। जब अग्रेसिव वोटिंग हुई है महिलाओं की, जब भी खासतौर पर मिथिलांचल में, तो सरकारें पलटी हैं, विधायक जो एग्जिस्टिंग है वो हारे हैं। हमने ये खास ट्रेंड देखा कि मुसहर महिलाएं बहुत कम निकली हैं वोट करने के लिए। इस कुशेश्वर स्थान सीट पर महिलाओं की वोटिंग कम हुई है और इसी ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी डिप हुआ है। ऐसी स्थिति में बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमन हजारी जो जदयू के कैंडिडेट हैं उनको लेकर सिंपैथी भी है यहाँ पर, क्योंकि उनके पिता कार्यकाल के दौरान ही उनका देहावसान हो गया। तो ऐसी थी, वो कोरोना में मरे थे बेचारे। तो ऐसी स्थिति में एक सिंपैथी वोट इनके साथ है। लेकिन अतिरेक कुमार जो है, इनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत तगड़ी हो गई, क्योंकि स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी गई और पूरा यहाँ पे हिम्मत लगा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस तारापुर छोड़कर, क्योंकि तारापुर में जो कैंडिडेट है राजेश मिश्रा, उनको तो दिया हुआ है बस राजद से भिड़ने के लिए, राजद को एहसास कराने के लिए कि हम आपका काम बिगाड़ सकते हैं। असल लड़ाई तो यहाँ कांग्रेस लड़ रही है। और देखिए, जो लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट पर राजद जीत रही है, वो जान लें अच्छे से कि इस सीट पर मैंने राजद को 30% ही दिया था, 30 से थोड़ा ज़्यादा मैंने दिया था, मुझे याद है। अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न मैंने देखा है, लालू यादव ने गेम पलटने की कोशिश की। लालू यादव ने कुशेश्वर स्थान में ये भी कह दिया कि कांग्रेस से बात हो गई, सोनिया गांधी से बात हो गई, हम एक ही साथ हैं, हम आगे भी चल के एक साथ ही रहेंगे। आज भी उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको ये बात स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, लगभग वहाँ के दर्शकों से, वहाँ के रिपोर्टरों से रिपोर्ट जो आई है हमारे पास, एकदम फोन टू फोन बात करके, लड़ाई मुख्यतः, जैसे ध्यान सुनिएगा, अमन हजारी और अतिरेक कुमार में ही है। यानी लड़ाई दोनों पुत्रों में है और लड़ाई जदयू और कांग्रेस में है। यानी कांग्रेस यहां से लड़ाई में है। इस सीट पर कांग्रेस बड़ा खेल कर सकती है। बड़ा खेल कर न करे, एक बात मैं आपको यहां स्पष्ट बता दूं, चूंकि चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में बड़ा फैक्टर नहीं बन रहे हैं, उसके कारण मैंने बताया आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा अमन हजारी के खिलाफ वो बोलकर भी बहुत नहीं बोल पाएंगे, असर नहीं पड़ रहा है उनसे। और इस स्थिति में यहाँ से खेला समझिए क्या हो गया। अंजू देवी जो उनकी प्रत्याशी हैं वो तो उसी समाज से आती हैं, लेकिन जब फैक्टर यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो राजद जो जीत का दावा इस सीट पर कर रहा था अमन हजारी के सामने, जदयू के सामने, उसको सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है और कांग्रेस की तरफ से वोटिंग ट्रेंड भी दिखे हैं। तो कांग्रेस यहाँ राजद को पूरी तरीके से डैमेज करती नजर आ रही है। और मैं आपको आगे बढ़ के बता रहा हूं। देखिए, ये काम भारत लाइव और मैं ही कर सकता हूं। जैसे पिछले चुनाव में मैंने बोल्डली कहा था, सभी सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल के दिन ही, और मैंने कहा था कि कांग्रेस की वजह से मुश्किल लग रहा है तेजस्वी की सरकार बना पाना। और मैंने ये भी कहा था कि भाजपा की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर बनते दिख रहे हैं मुझे, और वही देखिए हुआ। मैंने कहा था चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर बन सकते हैं नीतीश को हराने के लिए। खुद के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंतिम वक्त में चिराग पासवान के पिताजी का के बरसी वाला वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो अपने बाल के कलर के बारे में, टेक्सचर के बारे में कुछ बतिया रहे थे, तो उनके खिलाफ गया।
उन वो जीत तो नहीं पाए, एक ही जगह जीत पाए, वो भी नीतीश कुमार अपने पाले में कर लिए। तो मेरे वो बातें सही रही हैं, उसी आधार पर मैं फिर आकलन करके आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ। बहुत लोगों ने आग्रह किया, मैं इस बार करने नहीं जा रहा था, 2 सीटों के लिए मैं नहीं करने जा रहा था, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि नहीं इस बार भी आप लाइए, एग्जिट पोल आपका पिछली बार सही रहा था, प्लीज़ लाइए। तो मैंने प्लीज़ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लेकर आया हूँ। और यहाँ एक बात अंतिम में जो बोल रहा हूँ उसको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, और ढेर लोगों को मिर्ची लगेगा, लेकिन ये बात जान लीजिए, हो सकता है हमारी बात गलत हो जाए, हो सकता है हमारा आकलन गलत हो जाए। बड़े बड़े बिहार के विश्लेषक गलत होते हैं और चुपचाप अगला दिन दाल भात खा के पैसे उजाला लोग, तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा आकलन जो है, एक आदमी तो पिछला बार कह दिए थे कि साड़ी पहन के नाचेंगे, उन्होंने कहा दिया था कि बक्सर से अश्विनी चौबे हार जाएंगे, बड़े पत्रकार बिहार के, तो हम साड़ी पहन के नाचेंगे, लवंडा नाच कहा था उन्होंने स्पेशली। और आज बिहार में सबसे मैंने कहा था कि लालू यादव के दाहिना हाथ और नीतीश कुमार के बायां हाथ वही है, एक फोन पर नीतीश से बतियालते हैं, आज जेल में भी लालू जी से उनकी बात होती थी। तो खैर इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। मैं अपना एक युवा पत्रकार, बिहार में कई पत्रकार हमारे चैनल से निकल कर आए हैं, बहुत से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सीख रहा हूँ, वो भी सीख रहे हैं। तो सीखने की उम्र बहुत कम बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है। चलिए आते हैं जगह पर। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत जो गंभीरता से कह रहा हूँ इसलिए समझिएगा। कुशेश्वर स्थान सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और जदयू के बीच में है। यहां आप जीत का जब दावा कर रहे हैं राजद के तौर पर, और जब ये कह रहे हैं कि नहीं मुसहर समाज का मैंने प्रतिनिधि दे दिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा गेम मैंने खेल दिया है, यहाँ पे हमारे पास में वोट आ जाएगा, मांझी जी से नाराज है मुसहर समाज, बिल्कुल नाराज हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे खेला हो सकता है। और एक और बात बता दूं, जदयू के खिलाफ यहाँ एक बड़ा फैक्टर ये भी जा रहा है कि बहुत प्रयास किया, मैं तो दाग देता हूं कि ये जो जदयू के एक बड़े नेता वहां पहुंचे हैं, संजय झा, उन्होंने बहुत मेहनत की, अंतिम समय तक वहां मौजूद रहे, लेकिन भाजपा ने बहुत उनको भाव नहीं दिया। भाजपा के ठाकुर जी वहां है, रीजनल नेता है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वोट नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोगों ने हमें फीडबैक दिया, देखिए मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं कि वोट नहीं पड़ना चाहिए उधर में, भले कांग्रेस को दे दो, लेकिन उधर नहीं देना है, नीतीश जी को नहीं देना है। तो ये जो इंटरनल गफलत है, इससे भी काम बिगड़ सकता है नीतीश जी का। लेकिन फिर भी एक बात समझ लीजिए, यहां कांग्रेस राजद का वोट नहीं काट रही है, यहां राजद कांग्रेस का वोट काट रही है। यहां अगर कांग्रेस के बारे में कहूं तो कांग्रेस टक्कर में है जीत के। अब 30% दीजिए कांग्रेस को, 40% दीजिए, लेकिन कांग्रेस यहां से लड़ रही है और लड़ के नीतीश को टक्कर दे रही है। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत होगा कि यहां पर कांग्रेस राजद का काम खराब कर रही है। यहां पर सच पूछिए तो कांग्रेस का काम राजद खराब कर रही है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को वॉकओवर मिल सकता है। अब यहां का जोड़ घटाव समझ लीजिएगा। उधर मैंने कहा था 80% चला गया है राजद की तरफ, और 20% उधर का गेम नीतीश जी की तरफ है। इधर का गेम समझ लीजिए, 40% जदयू लिखे, 40% से थोड़ा सा कम आइए, मैंने 35 पे आ जाइए। मैं 40 लिखना चाहता था, मैं सच बता दूं आपको, लेकिन संभावनाएं हैं। मैंने कोई किसी के वोटिंग पर जाके देखा नहीं कि कितना वोट किया है, लेकिन आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूं। 35% कांग्रेस की तरफ मामला झुक चुका है, और मैं केवल 30% ही दूंगा, बात समझिएगा, केवल 30% ही मैं दूंगा आरजेडी को यहां से जीतने को लेकर। तो ये आपके बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लान्स आपने बनाए हैं उन पर पानी फिरता हुआ दिख रहा होगा। दोनों सीट जीत जाएंगे, पता चलना। राजद यहाँ लड़ खड़ा रही है, यहाँ राजद कांग्रेस को भी कमजोर कर रही है। नीतीश कुमार यहाँ से जीत जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और नीतीश कुमार जीतेंगे तो नीतीश को पता होगा कि किसके कारण वो जीते हैं। जब कांग्रेस के प्रभारी जो थे उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि राजद भाजपा गठबंधन कर लेंगे इस उपचुनाव के बाद, वो करे ना करे, लेकिन ये जो प्रभारी महोदय है कांग्रेस के, ये नीतीश से गठबंधन जरूर कर लेंगे, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। इस सीट पर अगर जीत जाती है कहीं ना कहीं जदयू नीतीश कुमार, तो मुझे लगता है कि यहाँ उसके बाद खेला बिहार की राजनीति में बड़ा होगा और एक नया गठबंधन देखने को हमें मिल सकता है। खैर चलिए, ये सब बातें ख्याली हैं, चूंकि वोटिंग परसेंटेज जो है, वोटिंग ट्रेंड्स जो है वो इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खुलकर बाहर नहीं निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आपको पता है ना, अग्रेसिव वोटिंग मतलब विपक्ष की सरकार बनती है, सरकार पलटती है, और अगर नॉर्मल वोटिंग या कम वोटिंग हो जाए तो कहा जाता है सरकार बच गई। तो नीतीश कुमार यहाँ से बचते इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और राजद के बीच लड़ाई बड़ी टक्कर की हो गई, एकदम मतलब पानीपत हो गया, आपस में ही भिड़ गया है लोग। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अगर कह दे राजद की कांग्रेस हमको हरा दी तो ये गलत होगा। यहाँ राजद ने कांग्रेस को हरा दिया, ये कहना सही होगा। बाकी रिजल्ट के दिन बतियावल जाएगा। 2 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, 2 नवंबर को भी मैं यहीं मौजूद रहूंगा। गलती होगा अगर मेरा प्रेडिक्शन तो उसके लिए माफ़ी भी बैठ के यहीं मांगूंगा, और अगर सही होता है तो आप लोगों का काम है
कि पिछला बार की तरह क्रेडिट चोरी नहीं होना चाहिए। पिछली बार जिस तरीके से हिम्मत हमने की थी, बड़े बड़े बिहार के और बाहर के विश्लेषक आए थे, खूब दावा किया था लोग तेजस्वी सरकार बन रहे, कोई लीदा था आधी रोटी तवा में, नीतीश ग्रहण हवा में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था। वीडियो जाके देख लीजिए पुरान का। और मेरे दावों को मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों से चुनाव से वापस मैं आया था, डेंगू, टाइफॉइड और 5 को बीमारी हो गया था, इकोलाई बिकोलाई सब हुआ था, और सब के बावजूद मैंने आपसे कहा था, तबीयत खराब के बावजूद, कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। राज्य की सरकार नहीं बन रही है। और इस बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1-1 का रेशियो दिख रहा है। तारापुर तो डेफिनेटली राज्य के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है मुझे, मतलब मोर देन 50% वोट उधर शिफ्ट होते दिख रहे हैं। और वहीं अगर मैं कुशेश्वर स्थान की बात करूं तो यहाँ पर मामला कांग्रेस के लिए, राजद के लिए बुरा दिख रहा है। चलिए अगली पंचनामा की किस्त के इंतजार कीजिए। 2 नवंबर को फिर भेंट होगा आप लोगों से, कल भी भेंट होगा लेकिन कल अलग विषय होगा। 2 नंबर वाला जो विषय होगा वो इसी विषय से जुड़ा हुआ होगा। वीडियो देख लें तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बातचीत होगी। आइए।